आज के वीडियो में हम लोग धातु अधातु लेसन पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ना है। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग अधातु का रासायनिक गुण, धातु अधातु में अंतर एवं अष्टक नियम के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या। तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा व्यक्त करना या दर्शाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा दिखाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। देखिए ध्यान से, जैसे सोडियम की हम बात करते हैं तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु संख्या है कितना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। अब इसका हम लोग को आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम जानते हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो कि 8 2 10 और 1 11 है। अब ये जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा दिखाना यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर है? क्लियर है सब लोग? उस तरह क्लोरीन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 8 और 7 होगा, है ना। अब यहाँ पर बात कही जाएगी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। तो हम अभी बताए हैं कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा दर्शाना या दिखाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। तो क्लोरीन यहाँ लिख दिए हम, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को दिखा दें। कितना इलेक्ट्रॉन है? आप एक एक करके भी दिखा सकते हैं या जोड़ा में ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्या हो गया? 7 को हुआ ना। देखिए ये बिंदु द्वारा इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, बिंदुओं द्वारा नहीं दिखा रहे हैं। बिंदु को द्वारा दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? बिंदु को द्वारा दिखा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? जैसे कार्बन की बात कही जाए तो कार्बन कितना में होता है? 6 में होता है ना। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 रखना है, लेकिन 8 तो इसके पास है नहीं। 8 है क्या? नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना बच रहा है उतना रख रहे हैं, कितना? 4। अब इस चारों इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे दिखा देंगे। ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर हो गए? कोई डाउट है? अब अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 8 होता है। नहीं सॉरी 8 नहीं 7 होता है। अब अगर इसको हम विन्यास करते हैं 2 और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका 5वां इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से दिखा देंगे। हो गया 5 को, 2 3 4 5। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या हो गया? तो आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलिए। अब यहाँ देखें, कुछ आयनों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब आयनित, कोई तत्व जो है से आयनित हो गया है। क्या हो गया है? पहले परमाणु था, अब आयन हो गया, उस पर आवेश आ जाता तो आयनित बोलते हैं उसको, है ना। आवेश कब आता है? या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब आएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब आयनित होता है। इसके बारे में, आयनित के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जस्ट इसके आगे। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए क्लोराइड आयन। तो हम लोग जानते हैं क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था। तो एक क्लोरीन परमाणु था उस समय। क्या था? बाहरी कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन परमाणु है। लेकिन जैसे ही किसी अन्य तत्व से
एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है तो ये जो होता है परमाणु से आयन में बदल जाता है, परमाणु से। अब इसको हम बोलेंगे क्लोराइड आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन बोलेंगे। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये क्लोरीन हो गया, इसके बाहरी कक्षा में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन था। अब टोटल 1 इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेता है तो कितना हो जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। इसी को ना अष्टक पूरा कहते हैं। तो ये देखिए माइनस हो गया, इस पर क्या गया? माइनस। ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका? आयनित तत्वों का, जो आयनित हो गए हैं। कुछ आयनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, तब उनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। तो अब इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ ना। 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरा हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हुआ है? यही 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा था, 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ आगे समझते हैं ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 होते हैं। देखिए 2 2 4 5 6। अब इसको अष्टक पूरा होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो इसमें 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। इस पर 1 माइनस चार्ज आ रहा था ना। कितना माइनस चार्ज आ रहा था? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको अष्टक पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये किसी से लेगा तो 2 माइनस आवेश आ गया। क्या आ गया? 2 माइनस चार्ज आ गया इस पर। अब ये आयनित हो गया। पहले था परमाणु, अब आयन में बदल गया। अब इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड आयन। तो देखिए ऑक्साइड आयन, तो यहाँ पर क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर कितने माइनस चार्ज हैं? 2 माइनस चार्ज हैं। आ रहा समझ में अच्छा से? उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन होता है 16 में। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन में विन्यास किया जाए तो 2 8 और 6 होगा। यानी सल्फर के भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? अब ये इसको भी 8 को पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे हम इस प्रकार से, देखिए इस तरह से, तो इस पर भी कितना माइनस चार्ज आएगा? 2 माइनस चार्ज आएगा। तो इसको दिखाएंगे कैसे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 माइनस चार्ज आ गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्राइट आयन। तो नाइट्राइट आयन किससे बनता है? नाइट्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4, आगे इधर देते हैं 5 सपोज। अभी नाइट्रोजन को, यह क्या है? अभी ये नाइट्रोजन परमाणु है। क्या है? नाइट्रोजन परमाणु है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 चाहिए ना। तो जैसे ही इसको 3 मिलता है तो इस पर 3 को माइनस चार्ज आता है। कितने माइनस चार्ज आते हैं? तब इसको बिंदु द्वारा कैसे दिखाएंगे? नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 माइनस। कोई दिक्कत है? ये हुआ कुछ आयनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं। क्लियर है? आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे छूट गया था ना, 8 होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जो अणु होते हैं, जैसे में हाइड्रोजन अणु H2, क्लोरीन अणु Cl2, ऑक्सीजन अणु O2, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु HCl, मीथेन अणु CH4,
और अमोनिया का अणु जिसे NH3 बोलते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। तो हम इससे पहले बता दें कि अगर पहला कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता केवल पहला कक्षा में, तो पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन को पूरा करना अष्टक पूरा करना कहलाता है, सिर्फ पहला कक्षा के लिए। लेकिन पहला कक्षा से जैसे ही पार करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन जब तक पूरा नहीं होता तब तक कहें कि अष्टक पूरा नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं। 2 पीस हाइड्रोजन अणु है, सॉरी 2 पीस हाइड्रोजन है। कितने हैं? 2 पीस हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन ये साइड है। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों को अष्टक पूरा करना है। ये दोनों चाहते हैं कि हम लोग दोनों का अष्टक पूरा हो जाए, हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो कौन सा कंडीशन है कि ये दोनों को अष्टक पूरा किया जा सकता है? तो सहसंयोजक बंधन एक पढ़ना है, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन क्या है, और इसके बारे में हल्का सा चर्चा भी किए थे आप लोग को, है ना। तो क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाता है और ये हाइड्रोजन भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाता है। और जब इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो जाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी अपने में काउंट कर लेता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी अपने में काउंट कर लेता है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा होने गया, और ये पहला ही कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसका अष्टक पूरा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी अपने में काउंट कर ले रहा है, तो इसका भी अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे पार्टनरशिप पर कोई सामान लेते था, हम बोले कि मेरा है, मेरा पार्टनर है, वो भी बोला कि मेरा है, तो उसी प्रकार ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी कह रहा है कि मेरा है, ये भी कह रहा है कि मेरा है, तो दोनों का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब इनको कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ध्यान से, एक हाइड्रोजन के 1 बिंदु यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु यहाँ है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसका? हाइड्रोजन अणु का। या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्लोरीन अणु का, इसको मिटा देते हैं। Cl2 यानी क्लोरीन 2 पीस है। क्लोरीन कितने पीस है? 2 पीस है। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? देखिए यहाँ पर, देखिए इसको हम काट-कूट क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं ना ताकि ये अलग है ये अलग है मान लीजिएगा, ठीक है। हम बिंदु द्वारा भी ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए काट-कूट दिखाने का पता चल जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन भी साझेदारी कर रहा है, और समझ में, यही मेन पर्पस है। अब यहाँ पर 2 पीस क्लोरीन है। अब क्लोरीन अणु कैसे बनेगा? इसका 8 पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ना तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे सकता है, ना ये इसको दे सकता है। दे सकते हैं क्या? नहीं। तो ये दोनों फिर क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही ये दोनों आपस में संपर्क में आते हैं तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन में साझेदारी होने लगा ना। अब ये दोनों को ये भी अपने में काउंट कर रहा है और ये दोनों को ये भी अपने में काउंट कर रहा है। तो अब इसके लिए गिनिए कि 8 को पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। इसके लिए काउंट कीजिए तो 2 2 4 2 6 2 8। तो दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने गया, डैट मीन अष्टक पूरा हो गया दोनों का, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर बन गया क्लोरीन अणु। क्या बन गया? तब इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसी तरह से इसको दिखा देना है। ये हो गया। ये आपका हो गया किसका? क्लोरीन अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। ये आपका हो गया, कोई दिक्कत है? आप देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन अणु का संरचना। 2 पीस ऑक्सीजन है, कितने पीस है?
इसके भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आपस में साझेदारी कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का अपना ही आगे बढ़ाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का अपना आगे बढ़ाएगा और दोनों आपस में पार्टनरशिप करेंगे, यानी साझेदारी कर लेंगे, तब बन जाएगा ऑक्सीजन अणु। देखिए कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आपने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। अब काउंट कीजिए, ये चारों इलेक्ट्रॉन को ये अपने में काउंट कर ले रहा है और ये 4 इलेक्ट्रॉन को ये भी अपने में काउंट कर ले रहा है। तो देखिए 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 8 को पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो नहीं गया। तो अब यहाँ पर दिखाएंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे ही दिखा देना है और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखा दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा किसका, ऑक्सीजन अणु का। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु। हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अष्टक पूरा होने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी चाहिए अष्टक पूरा होने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्यों चाहिए, क्योंकि ये पहला ही कक्षा में घूमता, पहला कक्षा में हार्डली से हार्डली है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को भी अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन के भी अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे कि 1-1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर लेंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की ये भी काउंट कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की ये भी काउंट कर रहा है। तो क्लोरीन के भी 8 को पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी 2 को पूरा हो गया। तो इसको बोलेंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे। 8 को पूरा हो गया ना सबको, कोई दिक्कत है। ये हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु। उसके बाद हम देखो मेथेन का अणु। मेथेन को हम लोग बोलते हैं CH4। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेथेन का बात करते हैं। तो 1 पीस कार्बन होता है और 4 पीस हाइड्रोजन होते हैं। कितने पीस, 4 पीस हाइड्रोजन होते हैं। तो ध्यान से समझिए अच्छे से आप लोग, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यही है ना। तो यहाँ पर क्या करता है कि हाइड्रोजन जो है से एक ही बार न पार्टनरशिप कर सकता है। तो यहाँ पर इसको भी अष्टक पूरा करने 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये चारों इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा करेंगे। एक अगर गिना जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आवश्यकता है कि नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी आवश्यकता है सभी को। और ये अकेले इसको 4 को चाहिए। तो क्या करें, बारी बारी से चारों से ये साझेदारी करता है। समझ में आ रहा है, बारी बारी से। पहले मान लीजिए हाइड्रोजन के पास आया तो ये हाइड्रोजन साझेदारी कर लिया, फिर बोला कि आप दूसरा हाइड्रोजन के पास जाइए तो यहाँ आ गया, तो ये हाइड्रोजन के पास भी साझेदारी कर लिया, यहाँ आया तो ये हाइड्रोजन के पास साझेदारी किया, यहाँ आया तो ये हाइड्रोजन के पास साझेदारी कर लिया। क्या कि नहीं किया, ये हो गया। देखिए ध्यान से, इसका भी 2 को पूरा, इसका भी 2 को पूरा, इसका भी 2 को पूरा, इसका भी 2 को पूरा। अभी गोले गोले से अगर की काउंट करता है तो इसको भी 8 को पूरा हुआ कि नहीं हुआ, होने गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। तो यहाँ पर सभी का अष्टक पूरा हो चुका है। तब इसको दिखाएंगे से C, उसी प्रकार दिखा देना सिर्फ। ये होगा किसका, मेथेन का अणु का संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। क्लियर है। तो ये वाला आप लोग खुद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। आप इसका खुद कीजिएगा। 1 पीस नाइट्रोजन है और 3 पीस हाइड्रोजन है। तो उसी प्रकार ये भी करेगा। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 को इसको भी और चाहिए ना। तो बारी बारी से 1 हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, इसको साझेदारी कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे आयनों का बनना।
आयन किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण नहीं होता तो आयन का निर्माण नहीं होता है। तो कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर घनाविष्ट हो जाता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो घन आयन प्राप्त कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको ऋण आयन प्राप्त कर लेते हैं। तो आयन कहते किसको हैं? घनाविष्ट और ऋणाविष्ट आयन को ही, घनाविष्ट और ऋणाविष्ट तत्व को ही आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं, ऋण आयन और, अब यहाँ पर घनाविष्ट क्या होता है? तो कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उतना उस पर घनाविष्ट आयन आ जाते हैं। जैसे अगर सोडियम की बात कही जाए तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये छोड़ देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो 1 घनाविष्ट हो जाएगा, इस पर 1 घन आयन आ गया। और क्लोरीन यहाँ इसके साथ रहता है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ये क्या करता है? ले लेता है ये। तो जब लेने के बाद क्या होता है कि क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज आता है। ये क्या होता है? तो देखिए ये हुआ घनाविष्ट और ये हो गया ऋणाविष्ट। अब ये दोनों मिल जाते हैं तो आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। अब जिस पर प्लस चार्ज होता है, जो घनाविष्ट होता है उसको घन आयन कहते हैं, और जो ऋणाविष्ट होते हैं उसको ऋण आयन कहते हैं। बस यही तो है आयन का बनना। आयन कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागते और ग्रहण करने से। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो घनाविष्ट होगा, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणाविष्ट होगा। घनाविष्ट को घन आयन और ऋणाविष्ट को ऋण आयन कहते हैं। बस इतना ही पढ़ना था इसमें। क्लियर है? देखिए यहाँ पे घन आयन की विशेषता पढ़ना है। घन आयन और ऋण आयन तो समझ में आ गया है। अब घन आयन की विशेषता हम लोग को पढ़ना है। घन आयन की विशेषता है क्या? पहला, किसी घन आयन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी मूल परमाणु सोडियम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 11। यानी इसमें कितने परमाणु है? अभी 2, 8 और 1, 11 परमाणु टोटल है। लेकिन जब इस पर घन आयन हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो 1 प्लस आ जाता है, तब इसको 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ टोटल कितना है? 11 है, लेकिन यहाँ कितना है? 10 है। तो मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इसमें मूल परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन था, और जब ये आयनित हो गया, आवेशित हो गया, घन आवेशित हो गया, तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? तो अपने से कम है कि नहीं है? उसके बाद दूसरा, घन आयन पर घन आवेश होते हैं, और जो घन आयन होते हैं उस पर कौन सा आवेश आता है? घन आवेश होते हैं। क्लियर है? उसके बाद परमाणु को घन आयन में परिवर्तित हो जाने से उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी परमाणु संख्या बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आ गया तो परमाणु संख्या 10 हुआ, ऐसा नहीं है। 10 इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन परमाणु संख्या 11 का 11 ही होगा। समझे? परमाणु संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है ना, तो हमेशा 11 ही रहेगा, चाहे वो आयनित हो या आयनित नहीं हो, चाहे वो आयनित हो या आयनित नहीं हो। दोनों स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अदल बदल हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, यहाँ पर 11 है। लेकिन अगर परमाणु संख्या की बात करती है, कितने क्रमांक में आएंगे? तो हमेशा 11 में, चाहे वो ये है या ये रहे, 11 ही होगा उसका। समझ में आ गया? अब आगे चर्चा करते हैं। घन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के सदृश होता है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम के नज़दीक में अक्रिय गैस कौन है? जैसे देखिए यहाँ ध्यान से क्या बोला है? घन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के सदृश होता है। जैसे सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के निकटतम उत्कृष्ट गैस कौन है? नियोन है। नियोन के भी इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 10। सोडियम के भी कितने हैं? 10 है। तो अगर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं तो इसका 2 और 8 होगा,
इसका भी कितना 2 और 8 है ना होगा, तो दोनों एक जैसा है कि नहीं है, दोनों एक जैसा है ना, समझ में आ गया। यानी उसके निकटतम जो उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है, उसी के जैसा ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। इसका भी 2 8, इसका भी 2 8। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। घन आयन का आकार उसके मूल परमाणु का आकार से छोटा होता है। जैसे घन आयन की बात करें, इसको क्लीन करते हैं यहाँ पे। घन आयन का आकार, पहले मूल परमाणु का आकार क्या है, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब जब ये आयनित हो जाएगा, घन आयन हो जाएगा, तब क्या होगा, सोडियम पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा कक्षा में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जब आवेशित हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये कक्षा टूट जाता है, ये कक्षा क्या होता है, टूट जाते हैं और इस पर पहला चल जाते हैं। अब बताइए दोनों का आकार सेम है। अब इसको पढ़िए ध्यान से। घन आयन का आकार, घन आयन यहाँ है, उसके मूल परमाणु का आकार, मूल परमाणु यहाँ है, से छोटा होता है। इससे ये छोटा है कि नहीं है, क्योंकि बाहरी कक्षा इसमें टूट गया है, तो इसमें है, इसमें टूट गया है, तो इससे बड़ा ही ना होगा ये, ऐसे ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं। धातु परमाणु से घन आयन बनाते हैं। धातु जो होते हैं परमाणु से क्या बनाते हैं, सोडियम घन आयन, पोटेशियम घन आयन, मैग्नीज क्या है, घन आयन, कैल्शियम क्या है, घन आयन है। तो इस प्रकार से हम लोग घन आयन की विशेषता देख लिए। ऋण आयन की विशेषता जैसे इसका उल्टा चलेंगे हम लोग। ऋण आयन होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। ऋण आयन पर ऋण आवेशित होता है। परमाणु का घन आयन में ये भी परिवर्तित नहीं होता है, ऋण आयन में भी परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ बात करते हैं, ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्क्रिय गैस से सदृश होता है। ये भी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी ग्रहण कर तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी सदृश हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे में कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है तो अपने उत्कृष्ट गैस के सदृश हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है ना। अब उसके बाद देखते हैं, घन आयन का आकार उसके मूल परमाणु आकार से छोटा होता है, लेकिन उसमें मूल परमाणु से बड़ा हो जाएगा। ये क्या है, धातु परमाणु के घन आयन बनाते हैं, वो क्या बनेगा, ऋण आयन बनाएगा। इसके बारे में कल भी चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।